हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। चलिए, छत्तीसगढ़ की जो प्रशासनिक व्यवस्था को हम डिस्कस कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं। छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक व्यवस्था में हम पंचायती राज को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने जो है ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत को देख लिया था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम जो है जिला पंचायत को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए जिला पंचायत के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं, किस तरह वहाँ पे निर्वाचन होता है, ठीक है, आरक्षण किस तरह से दिया जाता है, संरचना क्या है। तो इन सारी चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जो है जिला पंचायत में देखेंगे जो है आपका निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है। जैसे कि वार्ड में दिया जाता है तो कितने वहाँ पे कम से कम जो है जिला पंचायत के लिए निर्वाचन क्षेत्र कितने बनाए जा सकते हैं। तो न्यूनतम होंगे कितने, 10, ठीक है। न्यूनतम निर्वाचन क्षेत्र कितना होगा, 10, और अधिकतम कितने होंगे, तो 35। तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि अगर किसी जिले की जनसंख्या या उस निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या जो है अगर 5 लाख से कम है, ठीक है, जनसंख्या जो है 5 लाख से कम होगी तो वहां पे जो है न्यूनतम जो है 10 जो है आपके निर्वाचन क्षेत्र बनाए जा सकते हैं। और जनसंख्या अगर 5 लाख से अधिक है, ठीक है, तो अधिकतम जो है वहां पे 35 जो है आपके निर्वाचन क्षेत्र होंगे। 5 लाख से अधिक का मतलब ये नहीं है कि 5 लाख एक है तो वहां पे 35 बना दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। 5 लाख के बाद प्रत्येक 50,000 जनसंख्या पे, जैसे कि 5,50,000 हो गया, तो प्रत्येक 50,000 जनसंख्या पे एक जो है निर्वाचन क्षेत्र वहां पे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं संरचना। तो संरचना जो है आपके जो जिला पंचायत में होते हैं, कौन होते हैं, सदस्य होंगे, अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे, ठीक है। आगे अभी देखेंगे विधानसभा के जो विधायक जो होते हैं, सांसद, उस क्षेत्र के अंतर्गत जो सांसद आते हैं, एमपी आते हैं, वो जो है यहाँ के सदस्य होते हैं। तो जो सदस्य है, ठीक है, जो सबसे पहले जो सदस्य है उसका जो निर्वाचन होता है वो किस तरह से होता है, तो प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब है कि वहां के जो मतदान के द्वारा, ठीक है, जो 80+ है उनके द्वारा जो मतदान दिया जाता है, जो वोट दिया जाता है, उससे जो सदस्य चुन के आते हैं वो ही जो है क्या होते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। उन्हीं को जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है, ठीक है। तो जो सदस्य होंगे उनका जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। और इसमें जो है आरक्षण भी दिया जाता है। अब आरक्षण क्या होता है, तो हमने पहले पढ़ा था कि जो SC ST का जो आरक्षण होता है वो जनसंख्या के अनुपात के आधार पे दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है SC ST का आरक्षण का जनसंख्या के अनुपात के आधार पे का मतलब क्या है, तो यहाँ पे समझते हैं कि जिला है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में टोटल कितने जिले हैं, तो 28 जिले हैं। अब इन 28 जिले में जो है 28 जो है क्या होगा, जिला पंचायत होगा, ठीक है। और छत्तीसगढ़ की जो ST जनसंख्या है कितनी है, लगभग 30% जो है छत्तीसगढ़ में ST जनसंख्या है। तो इस 28 जिले का हम जो है क्या निकालेंगे, 30% निकालेंगे। अगर हम इसका 30% निकालते हैं तो टोटल कितना आता है, 8.4। तो हम जो है ये 8 है, ठीक है। अगर 8.5 होता है, अगर 8.5 के बाद जो होता है 8.6, 8.7, तो उसको 9 ले लिया जाता है, ठीक है। लेकिन 8.5 के अंदर रहता है तो उसको सिर्फ जो है हम 8 ही लेंगे। तो जो 8 जो यहाँ पे सीट है, 28 में जो 8 सीट होगी वो किसके लिए रिजर्व होगी, तो ST के लिए रिजर्व होगी। अब SC की, तो इसमें जो 28 जो जिला पंचायत है, तो SC जनसंख्या कितनी है आपके छत्तीसगढ़ में, 12% लगभग जो है SC जनसंख्या है। तो अब इस 28 का हम क्या है 12% निकालेंगे, ठीक है। तो 12% का मतलब यहाँ पे कितनी होगी, लगभग जो है 3.3 जो है यहाँ पे सीट जो है किसके लिए रिजर्व होगी, SC के लिए। तो यहाँ पे 3.3 है, तो यहाँ पे हम जो है 3 जो सीट जो होगी किसके लिए हो जाएगी, आपकी SC के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो OBC को किस तरह से यहाँ पे आरक्षण दिया जाएगा। तो देखिए उस क्षेत्र में अगर SC ST का जो है आरक्षण का प्रतिशत अगर 50% से कम आता है, ठीक है, तो OBC को आरक्षण वहां पे 25% जो है दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। जैसे कि 30 है, यहाँ पे 30 और 12 अगर हम मिलाते हैं तो 42% होता है। तो ये जो है 50% से कम है, तो वहां पे जो है 25% जो है क्या होंगे, OBC होंगे,
ठीक है, 25% जो है ओबीसी के लिए रिजर्व होगा। और इसमें भी जो है 50% जो है आपके किसको दिए जाएंगे, 50% जो है आपकी महिलाओं को दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपके एसटी में जो है 8 सीट जो है एसटी के लिए रिजर्व है, तो 8 सीट में जो है 4 सीट, मतलब इसका 50% जो है, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि आरक्षण में महिलाओं को जो है 50% दिया जाता है। ठीक है, वैसे जो संविधान में प्रावधान है कि 1/3 जो है आरक्षण जो है महिलाओं को दिया जाएगा, लेकिन राज्य इसके लिए स्वतंत्र है। वो जो है महिलाओं का आरक्षण जो है 1/3 से भी जो है बढ़ा सकते हैं। तो जो आपके छत्तीसगढ़ में है, तो छत्तीसगढ़ में महिलाओं को आरक्षण जो है 50% दिया जाता है। ठीक है, तो एसटी में अगर 8 सीट रिजर्व है तो 4 सीट जो है महिलाओं के लिए होगी। 3 सीट है तो 3 सीट में जो है 1 अगर हम 1.5 इसको मान लेते हैं तो 1.5 की बजाय हम यहाँ पे 1 लेंगे। ठीक है, तो 1 जो है आपकी महिलाओं के लिए होगी। ठीक है, इसी तरह जितनी जनसंख्या बचने के बाद जो सीट होगी वो जो है अनरिजर्व के लिए होगी। ठीक है, तो इस तरह जो है इसको निकाला जाता है, जिसको मैंने आपको पहले जो जनपद पंचायत में हम जिस तरह से निकालते हैं उसी तरह से जो है यहाँ पे जिला पंचायत में भी जो है सीटों का आवंटन किया जाता है आरक्षण के आधार पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि हम निकाल लिया गया कि हाँ एसटी को जो है इतने सीट मतलब एसटी के लिए 8 सीट है, एससी के लिए 3 सीट है, ओबीसी के लिए मान लो 2 सीट है, या 5 सीट जो है ओबीसी के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अब ये कैसे निर्णय लिया जाएगा कि कौन से निर्वाचन क्षेत्र के लिए किस एससी को दिया जाएगा, कि ओबीसी को दिया जाएगा, कि अनरिजर्व को दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, लॉटरी का सहारा लिया जाता है। ठीक है, लॉटरी के थ्रू जो है निकाला जाता है, मतलब एक बॉक्स लिए जाते हैं, 2 बॉक्स। इस एक बॉक्स में क्या लिया जाता है कि एक बॉक्स में जो है एसटी एससी, ठीक है, एसटी फीमेल, एससी फीमेल, ओबीसी, इस तरह से जो है जितने आरक्षित वर्ग होते हैं उनको एक बॉक्स में लिया जाएगा, और दूसरे बॉक्स में जो है निर्वाचन क्षेत्र के जो है नंबर दे दिए जाएंगे, जैसे वार्ड नंबर 1 दे दिया, ठीक है, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया। ठीक है, उसके बाद जो है एक एक करके जो है कलेक्टर के द्वारा जो है ये निकाला जाता है। ठीक है, तो जैसे कि इस बॉक्स से अगर हमने चीट निकाली जिसमें जो है एसटी लिखा हुआ है, ठीक है, और इस बॉक्स से अगर हमने एक चीट निकाली जिसमें मान लो वार्ड नंबर 2 का नाम आया, तो ये यहाँ पे ये फिक्स हो जाता है कि जो वार्ड नंबर 2 है, जो निर्वाचन क्षेत्र 2 है, ठीक है, वो किसके लिए रिजर्व होगा, तो एसटी के लिए रिजर्व होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर एसटी फीमेल, अगर हम चीट निकालने पे एसटी फीमेल आ जाता है और वार्ड नंबर मान लो यहाँ पे 3 आ जाता है, ठीक है, तो 3 जो है वार्ड जो है किसके लिए रिजर्व होगा, तो एसटी फीमेल के लिए। इस तरह से जो है यहाँ पे आरक्षण का प्रावधान है। और ये जो आरक्षण दिया जाएगा वो जो है 2 कार्यकाल के लिए जो है फिक्स होगा। ठीक है, जैसे ग्राम पंचायत में निकाला जाता था तो सिर्फ 1 कार्यकाल के लिए होता था, यहाँ पे जो है ये 2 कार्यकाल के लिए होगा। ठीक है, जनपद पंचायत और जिला पंचायत में जो इस तरह से लॉटरी के थ्रू जो सीटों का आवंटन किया जाता है, एसटी एससी ओबीसी जो रिजर्व कैटेगरी के होते हैं, तो ये जो है 2 कार्यकाल के लिए होंगे, मतलब कि 10 साल के लिए जो है ये रिजर्व होंगे। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो है किस तरह से निर्वाचन होता है, तो यहाँ पे देखिए जो जैसे कि नामांकन मतलब नामों की सूची जो है जारी कर दी गई कि हाँ इस वार्ड से, इस निर्वाचन क्षेत्र से ये सदस्य यहाँ चुन के आए हैं। ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र और सदस्यों की नाम की सूची जारी करने के बाद जो है सम्मेलन बुलाया जाता है। ठीक है, पहला सम्मेलन होता है। अब वो पहला सम्मेलन जो है किसके द्वारा बुलाया जाता है, तो पहला सम्मेलन जो बुलाया जाता है वो कलेक्टर के द्वारा बुलाया जाएगा। ठीक है, तो पहला सम्मेलन कौन बुलाएगा, कलेक्टर बुलाएगा। और ये जो पहला सम्मेलन बुलाया गया है उसी में जो है जो सदस्य होते हैं, ठीक है, और अपने बीच से ही जो है एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो है निर्वाचन करते हैं, मतलब एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुनते हैं। और जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो इस तरह से चुना जाता है उसको कहा जाता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। जो जनता के द्वारा सीधे जो चुन के आते हैं वो प्रत्यक्ष निर्वाचन या प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, और जो सदस्यों के बीच से जो चुना गया है वो क्या है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। ठीक है, तो जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे
होंगे का चुनाव जो है क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसको जो है सदस्य जो है अपने बीच में से ही किसी एक सदस्य को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनते हैं। क्लियर है इतना? आगे देखते हैं, कोई जिला होगा, ठीक है, कोई जिला है, जिला पंचायत है, तो वो जिला पंचायत जो है अगर किसी लोकसभा या राज्यसभा के क्षेत्र में आ रहा है, ठीक है, तो वहां पे जो एमपी होंगे, जो वहां के जो सांसद होंगे, वो जो है सीधे सीधे जो है जिला पंचायत के सदस्य हो जाते हैं। दूसरी चीज, अगर उस क्षेत्र कोई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है और वहां पे जो एमएलए हैं, जो विधायक होंगे, वो भी जो है सीधे सीधे जो है उस क्षेत्र से संबंधित जो विधायक होगा, वो जो है सीधा सीधा जिला पंचायत का क्या हो जाएगा, सदस्य होगा। ठीक है, जो और यहाँ पे ध्यान रखना, जो जनपद पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, जनपद पंचायत के जो अध्यक्ष होंगे वो भी जो है सीधे रूप से जो है जिला पंचायत के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। इतनी चीजें क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जैसे कि कोई मेंबर अगर चुना जाता है, ठीक है, जो सदस्यों के बीच से जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाते हैं, तो यहाँ पे एक कंडीशन दी गई है कि अगर अध्यक्ष अनरिजर्व कैटेगरी का चुना जाता है, ठीक है, मान लो पहला सम्मेलन हुआ, अध्यक्ष चुना गया और अध्यक्ष जो है अनरिजर्व कैटेगरी का है, जनरल कैटेगरी का है, ठीक है, तो जो उपाध्यक्ष होंगे वो जो है क्या होने चाहिए, एससी एसटी ओबीसी, ये जो है वो उपाध्यक्ष होंगे। ये जो है आवश्यक है कि अध्यक्ष अगर जनरल कैटेगरी का है और रिजर्व कैटेगरी का है, तो उपाध्यक्ष को जो है एससी एसटी ओबीसी ही चुना जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर अध्यक्ष जो है एससी ओबीसी अगर चुना जाते हैं, ठीक है, अगर कोई अध्यक्ष चुना गया वो किसी कास्ट कैटेगरी का है, एससी एसटी या ओबीसी रिजर्व कैटेगरी का है, ठीक है, तो इसमें जो है ये कोई भी बंदिश नहीं है कि उपाध्यक्ष जो है कौन से कैटेगरी का होगा। उपाध्यक्ष जो है किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे वो जनरल का भी हो सकता है, एससी भी हो सकता है, एसटी भी हो सकता है, ओबीसी भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन अध्यक्ष अगर अनरिजर्व का है तो उपाध्यक्ष जो है एससी एसटी ओबीसी ही चुना जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं शपथ कौन दिलाता है। तो जो ये जो सदस्य होते हैं उनको जो है शपथ दिलाएगा सीईओ। ठीक है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष शपथ नहीं लेते क्योंकि वो जो है पहले ही सदस्य के रूप में जो है शपथ ले चुके होते हैं। तो इसके जिसको जो है शपथ कौन दिलाता है, सीईओ, जो मुख्य कार्यपालिका अधिकारी होते हैं, जो पंचायत जिला पंचायत के, उनके द्वारा जो है शपथ दिलाया जाता है। त्याग पत्र देख लेते हैं। तो जो सदस्य होते हैं वो जो है किसको अपना त्याग पत्र देते हैं, अध्यक्ष को। ठीक है, और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है किनको अपना त्याग पत्र देते हैं, तो कलेक्टर को। अगर कलेक्टर नहीं है तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है संभाग आयुक्त को भी जो है अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो पहला सम्मेलन जो होता है, ठीक है, कोई भी सम्मेलन मीटिंग हो रहा है तो वहां पे लोकसभा है, राज्यसभा या विधानसभा के जो सदस्य हैं, जैसे एमपी है और जो विधायक है, एमएलए है, ठीक है, वो जो है किसी कारणवश वहां पे अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, तो वो जो है अपने द्वारा किसी व्यक्ति को वहां पे नियुक्त कर लेते हैं कि जैसे कि लोकसभा मान लो सांसद है, ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा का कोई एमपी है, अब वो जो है वहां पे अनुपस्थित है मीटिंग में, तो वो जो है अपनी तरफ से किसी एक व्यक्ति को नियुक्त करता है जो उसकी तरफ से जो है उस सम्मेलन को क्या करते हैं, अटेंड करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो जैसे कि अगर लोकसभा है, एमपी है, ठीक है, तो एमपी ने अगर किसी व्यक्ति को नियुक्त किया है कि उसकी जगह पे कोई व्यक्ति उसके सम्मेलन को अटेंड करे, तो वो व्यक्ति जो है उसमें ये योग्यता होनी चाहिए कि वो सांसद बनने की जो है योग्यता रखता हो। ठीक है, सांसद की योग्यता अगर वो व्यक्ति रखता है तभी जो है उसको वहां पे भेजा जा सकता है। अगर विधानसभा वाला जो है, अगर विधायक जो है वो अनुपस्थित रहता है तो जो है वो भी जो है अपनी तरफ से किसी एक व्यक्ति को नियुक्त करता है कि हाँ जो तुम जाओ मेरी तरफ से जो है इस मीटिंग को अटेंड करो, और वो भी जो है क्या होना चाहिए, अगर वो जो व्यक्ति को नियुक्त कर रहा है वो जो है विधायक की योग्यता रखता हो। ठीक है, अगर सांसद नियुक्त करता है तो सांसद की योग्यता रखता हो, और अगर विधायक जो है किसी व्यक्ति को नियुक्त करता है तो उसको जो है विधायक की योग्यता रखनी चाहिए। सॉरी, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम जो है अविश्वास प्रस्ताव को यहाँ डिस्कस करते हैं।
तो देखिए अविश्वास प्रस्ताव जो है केवल जो है आपके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए विरुद्ध लाया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखें कि जो निर्वाचित सदस्य है, ठीक है, तो वो निर्वाचित सदस्यों द्वारा ही जो है प्रस्ताव लाया जाएगा, ठीक है। जो लोकसभा के सांसद होते हैं, जो विधायक होते हैं और जो जनपद पंचायत के जो अध्यक्ष जो होते हैं, ठीक है, ये जो है अविश्वास प्रस्ताव में शामिल नहीं होंगे। जो निर्वाचित होके आ रहे हैं जो सदस्य, ठीक है, जो जिनका प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हो रहा है, जो निर्वाचित सदस्य है, वही जो है यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि स्टेटमेंट में दिया जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, निर्वाचित सदस्यों द्वारा ही अविश्वास प्रस्ताव जो है लाया जा सकता है, ठीक है। और लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के जो सदस्य होंगे वो जो है इस अविश्वास प्रस्ताव में या इसकी मीटिंग में जो है शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। आगे ध्यान रखिएगा कि जो किस तरह से मतलब पारित होगा ये, तो जो उपस्थित और जो मत देने वाले सदस्य हैं, ठीक है, जैसे कि जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, ठीक है, उसकी मीटिंग होगी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो सूचना जो है, ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, इसकी सूचना जो है राज्य सरकार को पहले दी जाती है, ठीक है, कि हम जो है अविश्वास प्रस्ताव अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध लाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब जो है क्या होगा कि जो उपस्थित और मत देने, जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, तो उसकी मीटिंग होगी, ठीक है। तो उस मीटिंग की जो अध्यक्षता जो करेगा वो कौन करेगा, तो राज्य सरकार द्वारा जो नामित व्यक्ति होता है, ठीक है, जिसको जो है पीठासीन अधिकारी या स्पीकर कहते हैं, ठीक है, वहां पे, तो वो जो है इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे अविश्वास प्रस्ताव की। और जो अविश्वास प्रस्ताव में जो जितने सदस्य आए हैं, ठीक है, तो उनके मत देने वाले और जो उपस्थित सदस्य है उन सदस्यों की संख्या का 3/4 सदस्य जो है अगर वोट दे देते हैं, ठीक है, तो वो जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित समझा जाता है। या फिर ध्यान रखिएगा कि जो ये 3/4 सदस्य है वो कुल सदस्य संख्या का 2/3 से अधिक होना चाहिए, ठीक है। 3/4 जो सदस्य हैं जो उपस्थित और मत दे रहे हैं, ठीक है, तो वो जो है टोटल सदस्य के 2/3 सदस्य से जो है अधिक होंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि जिसके विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, ठीक है, वो भी जो है वहां पे जो है अपना पक्ष रख सकते हैं, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा वो मत नहीं देगा। मान लो अध्यक्ष के विरुद्ध जो है लाया गया है, तो अध्यक्ष जो है उसमें शामिल होगा लेकिन मत नहीं देगा, अपना पक्ष रखेगा, बोलेगा, लेकिन मत देने का अधिकार उसको नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए एक चीज और कि जिसके विरुद्ध लाया गया है प्रस्ताव, उसको जो है ये टाइम दिया जाता है कि वो अपील कर सकता है कि जिस वजह से उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है कि वो सही है कि गलत है, वो अपना पक्ष रखेगा और अपील भी करेगा, ठीक है। और अपील किससे करता है, वो राज्य सरकार से। और ये राज्य सरकार से तब करेगा, पारित हो जाता है, जैसे अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो पारित होने के 15 दिन के अंदर जो है उसको अपील करनी होगी, ठीक है। क्वेश्चन स्टेटमेंट में दिया जाता है तो इसको ध्यान रखिएगा, 15 दिन, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के 15 दिन के अंदर जो है उसको क्या करना होगा, अपील करेगा। वो किससे, राज्य सरकार से। और राज्य सरकार इस पर निर्णय क्या लेती है कि हाँ जो प्रस्ताव लाया गया है वो सही है या गलत है, कि किसका पक्ष सही है किसका पक्ष गलत है। तो इस पर जो है पूरा निर्णय जो है राज्य सरकार 45 दिन के अंदर देती है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अविश्वास प्रस्ताव जो है अगर कोई अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष है, ठीक है, उसने जब से पद धारण किया है, मान लो अध्यक्ष ने जो है जब से पद धारण किया है, तो उस पद के उसके कार्यकाल के 1 वर्ष बाद ही जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, ठीक है। 1 वर्ष से पहले जो है अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता है, क्लियर है। और आगे यहाँ याद रखिएगा कि कार्यकाल के अगर अंतिम 6 माह बचा हुआ है, ठीक है, तो उस दौरान भी जो है अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता है, ठीक है। और पारित अगर नहीं हो पाता, जैसे अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और वो अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया, तो
पारित नहीं होने के 1 वर्ष बाद जो है आप दूसरा क्या ला सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, 1 वर्ष तक के जो है कोई भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। और अगर पारित हो जाता है अविश्वास प्रस्ताव तो जो पद खाली हो चुका है, जो रिक्त पद हो चुके हैं, तो उसके लिए जो नए चुनाव जो कराए जाएंगे वो 6 माह के अंदर कराया जाएगा। और पूरे कार्यकाल में, पूरा जिला पंचायत के कार्यकाल में केवल 2 बार ही जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जमानत राशि देख लीजिए कि जो जमानत राशि है, देखिए जो बाकी जो सम्मेलन होते हैं, विशेष सम्मेलन होते हैं, तो जो हमने जो है जनपद पंचायत में पढ़ा था, ठीक है, वही चीजें जो है यहाँ भी होती है, तो उसको दोबारा यहाँ पे पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। पूरा जो सेम जो चलता है जनपद पंचायत में, सम्मेलन और विशेष सम्मेलन किस तरह से लाया जाता है, अध्यक्षता कौन करता है, वही चीजें सारी जो है यहाँ पे जिला पंचायत में आएगी। तो जी जनपद पंचायत को मैंने पिछले वीडियो में बताया है। ठीक है, अगर आपने इससे पहले के जो वीडियोस हैं उसको नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वहाँ पे छत्तीसगढ़ स्पेशल करके प्लेलिस्ट बना होगा, जहाँ से आप जो है इससे पहले के सारे वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे जमानत राशि देखते हैं कि चुनाव अगर होता है, ठीक है, कोई व्यक्ति वहाँ पे इलेक्शन लड़ता है, तो उसके लिए पहले ही जो है जमानत राशि जमा कराई जाती है। ठीक है, तो ये जमानत राशि जो है जर्नल के लिए कितनी होती है, तो जर्नल के लिए जो है ये जमानत राशि कितनी होगी, तो ये होगी 1000 रुपये। ठीक है, और जो SC मतलब जो रिजर्व कैटेगरी के होंगे, SC है, ST है, OBC है, फीमेल है, ठीक है, तो इसके लिए जो ये जमानत राशि होगी वो कितनी होगी, तो ये होगी आपके 500 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर कोई इलेक्शन में जो चुनाव लड़ रहा है, ठीक है, अगर वो व्यक्ति 1/6 मत नहीं ला पाता है, जैसे मान लो 600 सीट है, ठीक है, 600 सीट में 1/6 अगर हम करते हैं तो कितना होता है, 100 सीट। तो अगर ये 100 सीट अगर वो व्यक्ति नहीं मतलब प्राप्त कर पाता है, तो जो जमानत राशि है वो जो है जब्त कर ली जाती है। ठीक है, तो उसको जो है 1/6 जो है वो लाने ही पड़ते हैं, मत लाने ही पड़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो इलेक्शन लड़े, जो सदस्य जो है इलेक्शन के लिए मतलब खड़े हुए हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो नामांकन पत्र होगा, तो उनको जो है नामांकन पत्र के साथ साथ उनको जो है एक शपथ पत्र भी जो है वहां पे भरना पड़ता है। ठीक है, लेकिन वो जो है 100 घोषणा पत्र नहीं भरता है, सिर्फ जो है नामांकन के साथ जो है उनको शपथ पत्र भी वहां पे फिल करना होता है। ठीक है, तो इतनी चीजें आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कुछ नोट करके लिखा हुआ है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि देखिए कोई पंच है, सदस्य है, या सरपंच है, या अध्यक्ष है, ठीक है, अब उसको ये कहा गया कि किसी मीटिंग में जो है उसने कोई दुर्व्यवहार किया, ठीक है, अब उस मीटिंग में उसको जो है वो भाग लेने के अयोग्य है, मतलब अब उसको ये कह दिया गया है कि अब जो है आप आगे से जो है कोई भी मीटिंग में भाग नहीं लोगे। ठीक है, वो भाग लेने के अयोग्य हो गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर कोई पंच और सरपंच है, मीटिंग में भाग लेने के अयोग्य होता है और उसके बावजूद भी वो जो है भाग लेता है मीटिंग में, ठीक है, तो उसके लिए जो है जुर्माना लगाया जाता है। तो जो पंच और सदस्य होंगे, जैसे ग्राम पंचायत के क्या होंगे, पंच होंगे, और जनपद पंचायत और जिला पंचायत के जो निर्वाचित होते हैं वो कौन होते हैं, सदस्य होते हैं। तो अगर ये अयोग्य होने के बाद भी अगर भाग ले लेता है तो उसको जो है 50 रुपए प्रतिदिन जो है वहां पे जुर्माना देना होता है। ठीक है, प्रतिदिन के हिसाब से जो है उनको वहां पे 50 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर कोई सरपंच है, उप सरपंच है, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, ठीक है, तो जैसे ग्राम पंचायत के लिए कौन होंगे, सरपंच और उप सरपंच। जनपद पंचायत और जिला पंचायत के को क्या कहते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, तो अगर ये भी जो है अगर अयोग्य है मीटिंग में भाग लेने के लिए, उसके बाद भी अगर ये भाग लेते हैं तो उनको जो है 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उनको जुर्माना देना पड़ता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। तो चलिए आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।